अगर आपसे कहा जाए कि आप ब्रा में पैंटी में जाएं स्कूल तो आप जाना शुरू कर देंगे। आप ऐसी बता दी जो आपको बिना पैंटी में नजर आती हो। ठीक, सारी की सारी सम्मानजनक हैं, घूंघट निकाल रखे हैं, सरों पे उन्होंने पल्लू ले रखे हैं। तो जिस चीज को ये पल्लू कहते हैं, घूंघट कहते हैं, हम उसको हिजाब कहते हैं। और उन्हीं स्कूलों में जब होली मनाई जा सकती है, दिवाली मनाई जा सकती है, जब सिंदूर लगाया जा सकता है, मंगलसूत्र पहना जा सकता है, साड़ी पहनी जा सकती है, तो फिर क्यों लड़कियां हिजाब नहीं लगाकर आ रही? जी ये कह रहा है कि कलाम पाक में ऐसा नहीं। तो आप सोचिए कि ये इस्लाम के ऊपर कितना बड़ा वार करा गया है। शिमोगा में बिल्कुल वही दिल्ली दंगों वाला हाल करा। शिमोगा में हजारों की तादाद में लड़कियों को जेलों में डाल दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करा गया, उनके घरों को फूंक दिया गया। वही नारा जय श्री राम की मनुस्मृति लाना चाहते हैं। जिस तरह लाखों साल से भारत का दलित पिटता चला आया, जुल्म का शिकार होता चला है, तो उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए ये सबसे ज्यादा टारगेट मुस्लिम समाज को करता है। कहती है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, वो कौन सी सरकार है जो कहती थी कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ? तो ये कौन सी सरकार है जो बेटियों की इज्जत के साथ सौदा कर रही है? गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, तीर त्रिशूल तलवार पर राजनीति करते थे। और जिस तरह ये इन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि इनको पता है कि लोग आजिज आ गए। तो कुछ लोग हैं जो ये आतंक मचाना चाहते, कुछ लोग हैं ये जो नागपुर की नाजायज औलाद है, कुछ लोग हैं जो भारत को प्रदूषित करना चाहते हैं। अदरवाइज पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब एक साथ 3 तलाकों को प्रमोट करा तो इनको भीख में केरला की सीट मिल गई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी मुल्क का, पहले आप कलाम पाक को हम एक तरफ रख देते हैं, अगर किसी मुल्क का संविधान भी उठाकर देखते हैं तो भारत के संविधान में खाने की आज़ादी, मजहब की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, जानने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी मेंशन है। ये जो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने फैसला दिया और जज साहब ने एक लिखा लिखाया बयान पढ़ा है और ये कहा है उस आदेश को पढ़ने के बाद कि कलाम पाक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊं, कलाम पाक में आयत नंबर, सूरत नंबर 33, आयत नंबर भी 33, अल अहज़ाब एक सूरत है, उसमें लिखा हुआ है, ए मोमिन औरतों, ए मोमिन बच्चियों, ए मोमिन बहनों, जब तुम घर से बाहर जाया करो तो अपने जिस्म को जुब्बाब से ढक लिया करो। जुब्बाब एक ढीले ढाले कपड़े को कहते हैं जिसमें आपका जो जिस्म है ना उसके खदोखाल पता ना चले। तो ये तो एक तरह का, ये कहिए कि जिस तरह आप देखिए कि सन 2024 में आरएसएस को पूरे 100 साल हो जाएंगे, उसी की तैयारी है। आपने उत्तर प्रदेश देखा कि किस तरह लहर किसकी थी, गठबंधन की थी, और किस तरह एकदम से रिजल्ट बदल दिए गए। किस तरह 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए, सब जगह लहर किसकी थी और किस तरह रिजल्ट बदल दिए गए। तो ये भारत जो है एक तरह से आप कहिए कि मनुस्मृति की तरफ जा रहा है, और सबसे ज्यादा जो रुकावट उसमें वो इस्लाम है, मुसलमान है, ये लोग हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने टारगेट करा वो हिजाब को टारगेट नहीं करा, आप समझिए इसमें कलाम पाक को टारगेट करा। यानी कलाम पाक का झूठा हवाला देख के अगर कोई जज ये कह रहा है कि कलाम पाक में ऐसा नहीं, तो आप सोचिए कि ये इस्लाम के ऊपर कितना बड़ा वार करा गया है। नहीं, जैसे आप कलाम पाक की बात कर रहे हैं कि वेद में भी है, पर्दा का जिक्र किया गया है, उसके बाद बाइबल में भी, तो इसका मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है वो उसको भी नकार रहा है। नहीं, आप एक बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज देखिए कि भारत जो है, भारत माता की जय है, भारत पिता की जय नहीं है। भारत में जितनी महिलाएं, चाहे सरस्वती हो, चाहे अम्बा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे कुछ बहुत सारी महिलाएं जो मुझे याद भी नहीं है, सारी की सारी महिलाएं हैं। आप एक बताइए, कोई एक देवी आप ऐसी बता दी जो आपको बिना पैंटी में नजर आती हो। ठीक, सारी की सारी सम्मानजनक हैं, घूंघट निकाल रखे हैं, सरों पे उन्होंने पल्लू ले रखे हैं। तो जिस चीज को ये पल्लू कहते हैं, घूंघट कहते हैं, हम उसको हिजाब कहते हैं, सर कवर करना कहते हैं। और जिस तरह कर्नाटक में ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और कर्नाटक के स्कूल में खुद मेंशन है वहां के सिलेबस में कि आप स्कार्फ ओढ़कर आइए। स्कार्फ है तो स्कार्फ जाहिर सी बात है सर पे ओढ़ेंगे। और उन्हीं स्कूलों में जब होली मनाई जा सकती है, दिवाली मनाई जा सकती है, जब सिंदूर लगाया जा सकता है, मंगलसूत्र पहना जा सकता है, साड़ी पहनी जा सकती है, तो फिर क्यों लड़कियां हिजाब नहीं लगाकर आ सकती? मैंने खुद कर्नाटक की विजिट करी थी, 4 दिन लेकर आई। मैं शिमोगा गई, मैं मैंगलोर गई, मैं उडुपी गई। सबसे ज्यादा जो प्रेरित है इलाका वो उडुपी था, जहां पर आप देखिए पूरा भगवाकरण कर दिया गया। असल वजह ये कि कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले और वहां पर आरएसएस जो है वो नथिंग है, कुछ नहीं है। तो आरएसएस को वहां स्टैंड बाई कर रहे हैं, और इस लिहाज से जो इन्होंने वहां पर एक गदर पीटा है, आपको शायद ना पता हो, शिमोगा में बिल्कुल वही दिल्ली दंगों वाला हाल करा। शिमोगा में हजारों की तादाद में लड़कियों को जेलों में डाल दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करा गया, उनके घरों को फूंक दिया गया। वही नारा जय श्री
श्री राम। तो ये जय श्री राम का जो नारा लगाते हैं, तो ये जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान राम है, ये वो वाले राम नहीं। ये जो नारा लगाते हैं, ये नाथू राम गॉडसे वाला नारा लगाते हैं, ये नाथू राम गॉडसे को प्रमोट करते हैं। तो ये एक तरह का पूरा हिंदुत्व की जो लड़ाई चल रही है, हिंदुत्व के डगर पे जो भारत को लेके जाना चाहते हैं, उसका मतलब ये कि मनुस्मृति लाना चाहते हैं। जिस तरह लाखों साल से भारत का दलित पिटता चला आया, जुल्म का शिकार होता चला आया, तो उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए ये सबसे ज्यादा टारगेट मुस्लिम समाज को करते हैं। और आप देखिए किस तरह मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है, किस तरह छोटी छोटी बच्चियों के बुर्के नोचे जा रहे हैं, किस तरह उनको इंस्टिगेट करा जा रहा है। अच्छा अहमद साहिबा, इस बात को लेके अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई है, तो जो लड़कियां हिजाब को लेके एग्ज़ाम्स नहीं दे रही हैं, कॉलेजेस स्कूल अटेंड नहीं कर रही हैं, एक तबका ये भी कहता है कि इतनी ज़िद नहीं करनी चाहिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं तो अपने एग्ज़ाम दे दीजिए, आप कॉलेज का रुख कर लीजिए। ये ज़िद आपको ठीक लगती है? नहीं, तो एक बात बताइए, आस्था की लड़ाई है ये, मेरा फेथ की लड़ाई है। जो लड़कियां शुरू से सर को कवर करके आ रही थी, आप एकदम से उनका हिजाब नोच लो। यानी वो सरकार कौन सी है जो कहती है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में? वो कौन सी सरकार है जो कहती थी कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ? तो ये कौन सी सरकार है जो बेटियों की इज्जत के साथ सौदा कर रही है? आप ये देखिए कि जिस तरह इन्होंने धर्म की राजनीति करी, पहले ये गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, तीर त्रिशूल तलवार पर राजनीति करते थे, और जिस तरह भी इन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि इनको पता है कि लोग आजिज आ गए इनकी धर्म की राजनीति पे, तो इन्होंने सबसे सॉफ्ट टारगेट यानी लोगों की इज्जत। आप बताइए, महिलाएं बहनें कौन होती हैं? हर भाई की इज्जत, हर बाप की इज्जत, मुल्क की इज्जत, समाज की इज्जत, कम्युनिटी की इज्जत होती है। अगर आप उनके ही सरों पे से आंचल नोच लेंगे तो इसका क्या मतलब है? कि आप खुली छूट दे रहे हैं कि कोई भी आए आपकी महिलाओं को उठा कर ले जाए, कुछ भी कर ले। और अगर महिला एक छुप के जाना चाहती है, अपना सर कवर करके जाना चाहती है, तो इसमें कौन सा देशद्रोही वाला एंगल फिट हो जाता है कि वो लड़कियां जो है वो राष्ट्रवाद नहीं है? जो लोग ये कह रहे हैं, पहले उनसे ही सवाल करा जाता है कि क्या आप अपनी आस्था को छोड़ देंगे? अगर आपसे कहा जाए कि आप ब्राह्मण या पेंटी में जाएं स्कूल, तो आप जाना शुरू कर देंगे? हो सकता है जाना भी शुरू कर दें। तो ये जो लड़ाई है, ये आस्था की लड़ाई है, ये एक अपने वकार को बचाने की लड़ाई है। और आप यकीन करिए, अगर इस तरह हो गया तो भारत में अंधकार मच जाएगा, लड़कियों पे जुल्म और ज्यादा हो जाएगा। जब लड़कियां ढका छुपा के जा रही है, जब यह भारत में इतनी आंधी उतरी हुई है, गैंग रेप हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, इतने ड्रामे हो रहे हैं, अगर लड़कियों के ऊपर से सर पे से चादरें भी हटा दी जाए, दुपट्टा हटा दिया जाए, तो आप सोचिए भारत किस दिशा में जाएगा। ये बताएं कि ये हिजाब या बुर्के से क्या मतलब लड़कियां महफूज हैं इस समाज से? आपको लगता है कि क्या उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? आप एक चीज देखिए कि आप चॉकलेट खरीदने जाते हैं, वो रैपर के अंदर होती है, आपको नहीं पता होता कि उसमें कौन सा फ्लेवर है, आपको नहीं पता होता कि उसमें कौन सा मटेरियल, आपको नहीं मालूम होता उसमें नहीं चॉकलेट, एक्सपेंसिव चॉकलेट, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, आपको नहीं मालूम होता उसमें क्या क्या सामान है। अब आप एक खुली हुई टॉफी लीजिए जो ऐसी पड़ी हो, जिसमें मक्खियां भिनक रही होती हैं, आपको पता होता है अच्छा ये ऑरेंज टॉफी है, अच्छा ये ऐसी कैंडी है। तो जो चीज सस्ती होती है उस पर ज्यादा गंदगी आती है, तो जो चीज ढकी छुपी होती है वो सेफ और सिक्योर रहती है। यही वजह है कि चॉकलेट जो है 1000 तक की आती है, तो वो सिक्योर नहीं रहती। आप देखिए, जो लड़कियां हिजाब नहीं लगाती, उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं, टॉर्न जीन्स पहनती है, जो यूरोप को अडॉप्ट करती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, और फिर उनके साथ बदतमीजी करा जाता है, फिर कहा जाता है कि देखो हमें मर्दों ने छेड़ा। तो ये तो आग और पानी का कॉम्बिनेशन है, आप इसको नहीं बचा सकते जब तक आप खुद को सिक्योर नहीं करेंगे। आप मर्दों को तो बुर्का नहीं उड़ा सकते, आप मर्दों की सोच को तो नहीं बदल सकते, क्योंकि नजर का चश्मा होता है, नजरिए का चश्मा कभी नहीं होता। तो ये नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा कि जो चीज ढकी छुपी है वो महफूज रहती है। इंडिया में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, हिंदू रहते हैं प्रीडोमिनेंटली, ज़्यादा आबादी उन्हीं की है, वो तो निकाब लगाते नहीं है। नहीं, तो नकाब नहीं लगाते, नकाब का नहीं बात है हिजाब। हिजाब यानी सर कवर करना। नहीं वो तो लगाते हैं, आपको किसने कहा? आप गाँवों में जाइए, सिर्फ आप शहर को क्यों देख रहे हैं? आप किसी भी गांव में जाइए, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसका ब्राइडल ड्रेस क्या होता है? क्या वो सर कवर नहीं करती, लहंगा चुन्नी नहीं पहनती? क्या वो ब्रापेंटी में जाती है नॉन मुस्लिम समाज की बेटी? आप देखिए कि गाँवों में आज भी अपने जेठों से, ससुरों से, इवन अपनी मियाओं से भी पर्दा करा जाता है, सारी जिंदगी वो पर्दा करती। तो वो क्या है? बस ये कि घूंघट आप उसको कह देते हैं, मुसलमान उसको हिजाब कह देते हैं। तो कुछ लोग हैं जो ये आतंक मचाना चाहते, कुछ लोग हैं ये जो नागपुर की नाजायज औलाद है, कुछ लोग हैं जो भारत को प्रदूषित करना चाहते हैं। अदरवाइज पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब एक साथ है और सब चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा जरूरी है या पर्दा जरूरी है,
तो आप इस पे क्या नहीं, कहेंगे? शिक्षा भी जरूरी है, पर्दा भी जरूरी। जो लड़कियां आप देखिए कि 5वीं स्टैंडर्ड में सर कवर करके जाती हैं, एकदम से तुगलकी फरमान आता है, एकदम से हिटलरी फरमान आता है, एकदम से नागपुर से फरमान आता है कि जी दुपट्टे नहीं ओढ़ेंगी, तो लड़कियां नहीं करेंगी। वो एक तरह से अपने कैरियर को सेक्रीफाई कर लेंगी, लेकिन क्योंकि इस्लाम का अहम जूज है सर कवर करो। इस्लाम का है एक चीज के इस्लाम में कहा गया है कि अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को सर कवर करके निकालो, क्योंकि ये कीमती चीज है। और आप देखिए किसी भी कीमती चीज को जब आप लेने जाते हैं, उस पर लिखा होता है हैंडल विद केयर, यानी इस चीज को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करिए। अगर आप उस चीज को ऐसे ही रफली छोड़ देंगे, फिर तो दरिंदगी और बढ़ेगी, फिर हर घर में निर्भया कांड होगा अगर यही चला तो। अच्छा, एक सवाल और है कि आरिफ मोहम्मद खान जो केरल से ही है, वो समर्थन कर रहे हैं कि स्कूल में हिजाब मतलब पहन के नहीं जाना चाहिए, उनसे बाधित होती पढ़ाई शिक्षा। नहीं, आरिफ मोहम्मद खान तो क्योंकि एक नाम मात्र मुसलमान है। पहले इन्होंने, आपको याद होगा, 3 तलाकों को प्रमोट करा तो इनको भीख में केरला की सीट मिल गई थी। अब उनको लग रहा होगा कि भारत में दोबारा फिर जो ये सदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो इनको लग रहा होगा कि ये भी उम्मीदवार हैं, तो इसलिए ये खुराफाती बयान देते रहते हैं। ये इस्लाम से इनका कोई वास्ता नहीं। ये वो लोग हैं जो धर्म के साथ, नहीं, पढ़ा लिखा होने से कोई मतलब नहीं। पढ़े लिखे तो बनिए भी होते हैं, पढ़े लिखे तो पंडित भी होते हैं, पढ़े लिखे तो ईसाई भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं। तो ये वो गद्दार हैं जो इस्लाम में रह के इस्लाम को सेंध लगा रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये बकवास करते हैं। इनको इस्लाम से मतलब नहीं, इनको कुर्सी से मतलब है। इनको पता है कि गवर्नर के बाद इनका जो अगला टारगेट है वो प्रेसिडेंट है, सदर बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, हमने कुछ वीडियो देखा है, जो लड़कियां हैं वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रही है बगैर एग्ज़ाम दिए हुए। उनका ये कहना है कि अगर हिजाब नहीं होगा तो हम इस कॉलेज नहीं आएंगे। वाले, हमारे फैमिली वाले, हमारी जो माँ हैं, अगर वो हमको परमिशन देगी फिर तब हम आ सकते हैं बगैर हिजाब। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, मैंने कर्नाटक का दौरा करा और वही वाली बात है कि वो लड़कियां कह रही हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 1-1.5 साल में वहां पर लेबर पेन होने शुरू हो गए। वो लड़कियां केरला में शुरू से बुर्का ओढ़कर जा रही हैं, हिजाब ओढ़कर जा रही हैं, वहां पर इस्लामिक माहौल है। तो ऐसा 1 साल में क्या हुआ कि वहां पर हिंदुत्व आ रहा है वहां पर, क्योंकि ये RSS ड्रामा कर रही है। इनको पता है कि इनके पास कुछ भी एजेंडा नहीं है जिससे ये सरकार चला। इनके पास एक ही एजेंडा है कि हम गायें गोबर तीर त्रिशूल तलवार करें, हम मुसलमानों के साथ 80-20 वाला गेम खेलें। तो ये 80-20 का गेम है। और मैंने कर्नाटक में बहुत सारी विजिट करी, सब लड़कियों ने यही कहा, हम प्राइवेट पढ़ लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे कैरियर से ज़्यादा हमारा आस्था है, हमारा मजहब है, और हम नहीं चाहते हम गुनाहगार बने, हम नहीं चाहते लोग हमारे पे राले टपकाएं, हमारे पे नज़र ख़राब करें। हम सर को कवर करके रखेंगे, क्योंकि ये वाली बात मेरा खुदा कहता है कि सर कवर करके जाओ। अहमद साहिबा, आप बहुत वोकल रहती हैं, तो आपको लगता है कि ये एक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, जिस तरह से फैसला आया है और जिस तरह से जो माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान में वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, तो आपको लगता है कि आंदोलन और खड़ा हो सकता है? देखिए, ये आंदोलन अगर क्योंकि हम लोगों की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता इतना। कर्नाटक में ये बहुत बड़ा आंदोलन पिछले 3 महीने से चल रहा था। नहीं, मुसलमान उर्दू भी बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये आंदोलन चल रहा था स्कूलों के बाहर। इस आंदोलन को बहुत कामयाब तरीके बन गया था। इसको आंदोलन को कुचलने के लिए इन लोगों ने वहाँ पर राइट्स करवाए, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज करा, मुसलमान लड़कियों पर अत्याचार करे। ऐसी कितनी वीडियो है जहाँ पर ये बुरखे नोचते हुए RSS वाले नजर आ रहे हैं। तो ये आंदोलन बन सकता है, कोई भी आंदोलन कामयाब हो सकता है। बेशक उसके लिए शर्त यही है कि जो हमारी सड़कें सुनसान हो गई, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी की जीत ये होती है जब हमारे पे जुल्म हो, किसी भी मुल्क पे जुल्म हो, तो हमें सड़कों पर उतरना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी वही कहलाती है जब सड़कें आबाद हो। नहीं तो डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। सवाल है, एक चर्चा चल रही है विश्लेषकों में कि ये हिजाब इशू फायदा कर गया थोड़ा बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि ये इशू फायदा किया है? नहीं, हिजाब इशू भी फायदा करा होगा। उत्तर प्रदेश में तो ईवीएम का फायदा हुआ है। अच्छा। आप ये देखिए कि 304 सीट पर एक अखिलेश ने बैलेट पेपर पे जीत हासिल करी, तो पर्चों पर तो अखिलेश जीत गए। पहाड़ी वहां पर एक रोष था, पब्लिक एक तरफा वोट डाल रही थी अखिलेश को, लेकिन क्योंकि ये ईवीएम ले लेकर भागे तो वहां पर कोई भी मैजिक काम नहीं करा। बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, अखिलेश बोले, लेकिन करेंगे क्या? सत्ता इनके पास, पुलिस इनके पास, शासन इनके पास, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने गुलाम बना रखा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन बहुत मजबूत अखिलेश के पास आई है। अब नहीं कल सही। तो अखिलेश को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे भारत को ये सोचना चाहिए, अगर किसी भी सीट से एक कैंडिडेट अगर जहां से खड़ा या एक सीट है वहां पर 65 से ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, तो फिर वहां पर ईवीएम से इलेक्शन नहीं होते। तो ये वाली बात सोचनी चाहिए। अगर ये ईवीएम हटाने का पहले आंदोलन चलाना चाहिए। अगर वो आंदोलन नहीं चला पा रहे तो आप उस सीट पर 65 से ज्यादा बंदे खड़े कर दीजिए।
वहाँ पर बैलेट पेपर से होगा। और अखिलेश ने बहुत अच्छी जीत दर्ज कराई है और तमाम उत्तर प्रदेश में जो इज्जत की नज़र मिल रही है वो अखिलेश को मिल रही है। तमाम सिंपैथी अखिलेश की तरफ है कि अखिलेश एक ऐसा राजा था जो जीत के भी जिसको हरा दिया गया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। शुक्रिया आपका।